इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ना जीएसटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बताएंगे, पर जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कोई रेगुलर स्टूडेंट नहीं है तो उनके लिए भी बताएंगे कि उनको क्या प्रिपेयर करना है। मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अब बोलोगे दीदी आपने तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा है, पर मैं दोनों क्लासेस का बताऊंगी कि अगर किसी बच्चे ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एडमिशन लिया है उसको क्या सिलेबस करना है, और अगर किसी ने न्यू एजुकेशन में पॉलिसी में नहीं है कोई स्टूडेंट उसको क्या प्रिपेयर करना है जीएसटी का। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। वैल्यूएबल वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके क्या क्या डाउट्स कवर करूंगी। सबसे पहला डाउट, क्या सिलेबस चेंज हुआ है? सेकंड, क्या हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, और 2024 तक के सभी क्वेश्चन पेपर्स के आपके डाउट क्लियर करेंगे, मतलब क्वेश्चंस बताएंगे। थर्ड, क्या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं वो बताएंगे, और आपको किस बच्चे को क्या प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर आपके कवर होने वाले हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो मैंने अपनी प्रीवियस किसी वीडियो में कवर नहीं करे हुए हैं और वो मुझे लगता है कि आपको करने चाहिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या करना है आपको। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटी सी चीज आप लोग हमारी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता एंड तक कितने बच्चे ये वीडियो देखते हैं या स्टार्टिंग में ही देख के भाग जाते हैं। तो चैनल के ऊपर ना आपको मैंने अपनी इंस्टा आईडी का लिंक प्रोवाइड किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को अगर किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तरह का डाउट है तो आप लोग हमें वहाँ पे मैसेज कर सकती हैं। अदरवाइज आप हमें वहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ स्टोरीज में अपडेट करते रहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आ जाएगी, किसकी कल आएगी। सभी अपडेट्स आपको वहाँ पे स्टोरीज के थ्रू मिलते रहते हैं। तो अभी जाके पहले तो आप इंस्टा आईडी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर किसी बच्चे के मेंबरशिप ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो गाइस बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको किसी ओटीटी का सब्सक्रिप्शन खरीदना होता है तो आप इजीली ज्वाइन कर लेते हो, पर यहीं कहीं स्टडी का आता है तो बच्चों को ना पता नहीं क्या होने लग जाता है कि सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल मिनिमम सी कॉस्ट है। अगर आपको ये वीडियो समझ आए तभी मैं आपको रेफर करूंगी कि आप सब्सक्रिप्शन लें। अगर आपको मेरी यही वीडियो समझ नहीं आई देन रेफर नहीं करूंगी कि आप मेरा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें। आफ्टर दैट, थर्ड थिंग, हमारे चैनल पर यहाँ एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। लाइक हम बीकॉम थर्ड सेम का काम कर रहे हैं अभी, तो बीकॉम थर्ड सेम की मैं आपको प्लेलिस्ट ऑन करके दिखा देती हूँ एक बार। तो मैं आपको बीकॉम थर्ड सेम की एक बार प्लेलिस्ट दिखा रही हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पे अभी देखिए हम लोग बीकॉम थर्ड सेम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बीकॉम थर्ड सेम की क्या क्या वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। देखिए इश्यूज का, जो बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है उनके लिए ये वीडियो है। कंपनी लॉ की सारी वीडियोस अपलोडेड है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, जीएसटी के पिछले साल ही दोनों यूनिट्स अपलोड किए हैं। और मैं अगर बताऊं, अगर कोई बच्चा अभी मेरी ये वीडियो देख रहा है, मैं उसमें भी आपको ये रेकमेंड करने वाली हूँ। बताऊंगी कहाँ, ये वीडियो नॉर्मल आधे घंटे 1 घंटे की जाएगी आपकी ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं, पर उसके बावजूद आपको ये वीडियोस भी करनी पड़ेंगी। उसकी वजह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद इश्यूज इन इंडियन कॉमर्स की वीडियोस है, कॉस्ट अकाउंटिंग की सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर मेरी न्यू वीडियो भी हर सब्जेक्ट पे आने वाली है ना गाइस, तब भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट निकलते हैं। मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन इन वीडियो से निकल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो उसी पे वापस चलते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं पहले तो स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज एन अपील अंडर जीएसटी। इसका प्रोसीजर क्या है कि अगर आपको किसी कहीं पे भी कोई अपील फाइल करनी है, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ आएगी तभी आपको बाकी समझ आएंगी। ठीक है, अपील क्या होता है। अब जैसे ना किसी टैक्स ऑफिसर ने मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी की या कोई उसने इन्वेस्टिगेशन की और उसने एक ऑर्डर पास कर दिया कि ये बंदा तो फ्रॉड है या कुछ भी है। अब मुझे उस बंदे ने जो भी वो ऑर्डर पास किया मेरे अगेंस्ट, मुझे लग रहा है कि उस बंदे ने गलत ऑर्डर पास कर दिया, तो मैं इस केस में अपनी अपील लेके कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके पास जाऊंगी। ठीक है, तो अपील क्या होता है, क्लियर है। अब मीनिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है वर्ड्स में। अपील अंडर जीएसटी मीन्स आस्किंग अ हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी को कहना कि जो भी जीएसटी ऑफिसर ने डिसीजन लिया है उसको कृपया करके एक बार दोबारा रिव्यू कीजिए, मैं उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है, अगर जीएसटी ऑफिसर, इफ अ जीएसटी ऑफिसर पासिस एन ऑर्डर जो आपको लगता है कि गलत है, अनफेयर है या इनकरेक्ट है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो हायर अथॉरिटी के पास जाके। ठीक है, दिस रिक्वेस्ट फॉर
करेक्शन की, मेरे ऑर्डर में करेक्शन करो, इसकी जो आप रिक्वेस्ट डालते हो हायर अथॉरिटी को, इसी को बोलते हैं अपील। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि जीएसटी ऑफिसर है, उसने एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया और रिजेक्ट कर दिया आपके रिफंड्स को। सो आप बिलीव कर रहे हो कि आप सही हो, तो आप यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में अपील का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड चांस उनको कहना कि कृपया करके मुझे एक सेकंड चांस दियो और ये जो टैक्स ऑफिसर ने डिसीजन लिया इसको एक बार रीचेक करें, मुझे अपने पे खुद पे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो आप किन किन लेवल्स पे जाके अपील कर सकते हो? आप टोटल 4 लेवल्स पे अपील कर सकते हो। पहली अपील जाएगी आपकी एपिलेट अथॉरिटी को। अगर एपिलेट अथॉरिटी भी आपके अगेंस्ट कुछ ऑर्डर पास कर देती है तो आप सेकंड अपील करोगे जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल को। ठीक है, अगर आप इसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे। इनके ऑर्डर से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप थर्ड अपील फाइल करोगे हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप फोर्थ फाइनल अपील फाइल करोगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी डिसीजन लेवल पे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अगले लेवल पे शिफ्ट कर सकते हो, पर लास्ट आप 4 ही लेवल्स तक जा सकते हो। ठीक है, टाइम लिमिट क्या होती है कि अगर आपको अपील फाइल करनी है तो कितनी देर के अंदर कर देनी चाहिए? अगर कोई टैक्स ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो आप अपील कितनी देर के बाद फाइल कर सकते हो? विद इन 3 मंथ्स आपको वो अपील फाइल करनी होती है। जब आपको कोई भी ऑर्डर रिसीव हुआ विद इन 3 मंथ्स आप अपील फाइल कर देंगे। ठीक है, अगर आप इस टाइम को मिस कर देते हैं या 3 महीने बीत जाते हैं सोचने में कि मैं क्या करूं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हो, वो आपको एक एक्स्ट्रा मंथ दे सकती हैं, पर अगर आपके पास उसका कोई वैलिड रीजन होगा तभी आपको एक एक्स्ट्रा मंथ दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है कि अगर आपको किसी के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है कि मैं उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो इसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहला प्रोसेस है कि जो भी टैक्स ऑफिसर ने आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया है, आप उस ऑर्डर को केयरफुली रीड कीजिए। रीड द ऑर्डर केयरफुली, अंडरस्टैंड करो कि क्यों ऑफिसर ने वो चीज़ डिसाइड की है, क्या रीजंस है, अपने पॉइंट्स क्योंकि आपको रखने पड़ेंगे अगर आप आगे अपील फाइल करोगे। सेकंड, उस ऑर्डर में क्या मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो। गलत टैक्स कैलकुलेशन हुई है, पेनल्टी बिना किसी वजह के आपके ऊपर चार्ज की गई है, रिफंड को रॉन्गली गलत वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या मिस्टेक्स हैं उस ऑर्डर के अंदर उसको आइडेंटिफाई करो। थर्ड, जो भी आपको लगता है कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है पेशी के टाइम जब आपकी कोर्ट में पेशी होगी, तो आपको उन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है। कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो कि इंक्लूड होते हैं, जो जीएसटी ऑर्डर है उसकी एक कॉपी, एक जीएसटी रिटर्न की कॉपी, एक इनवॉइस बिल्स वगैरह के रिकॉर्ड्स जिनकी आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, कोई एक्सप्लेनेशन लेटर या कोई पेमेंट प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स आप सारे कलेक्ट कर लोगे। थर्ड फोर्थ स्टेप क्या है कि आपको पेमेंट करनी होगी, यानी कि आपको किसी भी ट्रिब्यूनल में जाने से पहले, अपील को फाइल करने से पहले कुछ प्री डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। यानी कि बिफोर फाइलिंग द अपील आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिस अमाउंट पे आप एग्री करते हो कि इतना अमाउंट सही है, इतना अमाउंट तो मेरा पे करने वाला बनता है। जैसे कि 10%, मतलब जितना आप, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि जीएसटी ऑफिसर ने डिमांड की कि भाई इनका टैक्स तो 1 लाख रुपए बनता है, पर आप एग्री कर रहे हो कि मेरा तो सिर्फ 30,000 बनता है, मेरा 1 लाख किसी एंगल में नहीं बनता। तो डिस्प्यूट क्या है जिसके ऊपर आप कोर्ट में केस लड़ोगे, वो है 70,000। तो जो 70,000 है, 30,000 पे तो आप एग्री कर रहे हो, 30,000 तो आपको पे करना ही पड़ेगा, पर जो 70,000 है ना, डिस्प्यूट का अमाउंट है, उसके ऊपर आपको 10% प्री डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, तभी आप अपना केस शुरू करवा सकते हो, अपनी अपील लड़ सकते हो। प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा जो डिस्प्यूट है, तो यानी 30,000 जिसपे आप एग्री कर रहे हो प्लस 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट यानी कि 7,000, तो टोटल 37,000 अपील को फाइल करने से पहले आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं 5th स्टेप की तरफ। अब आप अपील फाइल करोगे ऑनलाइन, आप जीएसटी पोर्टल पे जाओगे, सर्विसेज पे जाके अपील पे जाके अपनी अपील को फाइल कर दोगे, फॉर्म फिल करोगे, जीएसटी अपील 01 अपलोड करोगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स या पेमेंट के प्रूफ मांगेगा और आपकी अपील फाइल हो जाएगी। नंबर 6, एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही आप उस अपील को सबमिट करोगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी, फॉर्म जीएसटी अपील 2। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी अपील सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। नंबर 7, अब होगी आपकी सुनवाई, हियरिंग। हायर ऑफिसर एपिलेट ट्रिब्यूनल आपको बुलाएंगे, आपके साथ पर्सनल हियरिंग सुनवाई होगी, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, अलाउ करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, एडवोकेट को, कि आपको समझाया जाए, मतलब आपसे के पॉइंट्स को, आपकी दलीलें भी सुनेंगे और उनकी दलीलें भी सुनी जाएंगी। आपको अपना पॉइंट क्लियरली वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, यू कैन एक्सप्लेन योर पॉइंट क्लियरली। और उसके बाद 8वां स्टेप क्या होगा, फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। सब कुछ देखने के बाद अथॉरिटी
जो भी उसको सही लगेगा उसके हक में एक फाइनल ऑर्डर पास करेगी। ये ऑर्डर हो सकता है कि आप डिमांड को कैंसिल कर दिया जाए, आपकी डिमांड को रिड्यूस कर दिया जाए, या कन्फर्म कर दिया जाए आपकी डिमांड को फुल्ली। ठीक है, पर क्या होगा कि अगर आप उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अगले लेवल पे मूव कर सकते हो, फाइल कर सकते हो अपील। अगले लेवल के सेकंड लेवल कौन था? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। पहला कौन था? सिर्फ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेकंड है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। देन इफ नीडेड फर्दर अपील टू, फिर आप हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही आप आगे मूव करते जाएंगे। तो लेवल 2 पे अब आप किसको अपील फाइल कर रहे हो? अपीलेट जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को। आप सेटिस्फाई नहीं हो क्योंकि लेवल 1 के डिसीजन से। तो इसके स्टेप्स मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, अगर आप, क्योंकि अगर आपको नीड लगे कि आपको लेंथ इंक्रीज करनी है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टेप 2 में क्या करोगे? आप पहले तो फिर से आप उस ऑर्डर को अच्छे से रीड करोगे, क्या क्या उस ऑर्डर में लिखा गया है, क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे आपको पॉइंट करना है। ठीक है, फिर आप उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपनी नई दलीलें तैयार करोगे, प्रिपेयर करोगे न्यू ग्राउंड्स ऑफ अपील की क्या मेरी दलीलें होंगी, किन पॉइंट्स को मुझे ट्रिगर करना है। फिर इसमें भी आपको एडिशनल प्री डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। इसके अंदर जो डिस्प्यूट, क्योंकि ये सेकंड ट्रिब्यूनल है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल 20% आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 10% फर्स्ट वाले ट्रिब्यूनल का, 20% इसका, टोटल मिला के आपका 30% प्री डिपॉजिट जाएगा यहाँ पे। 30% डिस्प्यूट अमाउंट का प्री डिपॉजिट यहाँ पे आपका जाएगा। 20% सेकेंड स्टेज में आके आ जाता है। उसके बाद आपने जब वो प्री डिपॉजिट सबमिट कर दिया उसके बाद आप जीएसटी अपील 05 पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी हियरिंग होगी और ट्रिब्यूनल अगेन कोई फाइनल ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, अगर द ट्रिब्यूनल मेनली लुक एट, जो ये ट्रिब्यूनल है ये देखेगी लीगल पॉइंट्स और इंटरप्रिटेशंस के ऊपर, और अगर आप इनके ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप थर्ड लेवल पे जाओगे, हाई कोर्ट के पास। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट के पास आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लीगल पिटीशन पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको ऑर्डर अटैच करना पड़ेगा, जो भी ऑर्डर ऊपर वाले अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पास किया है। आप हाई कोर्ट में केस फाइल करोगे, आपकी हियरिंग होगी और जज आपको फाइनल ऑर्डर देगा। ठीक है, इसमें कोई एडिशनल परसेंटेज नहीं होगी, जो ऊपर 30% है वहीं चलता आएगा। लेवल 4 में अपील हो, उसके बाद आप करोगे सुप्रीम कोर्ट को। ये फाइनल लेवल है, अगर आपका केस में मेजर लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है, ठीक है, तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे भी आप एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस पिटीशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर एक्सेप्टेड हो जाती है तब आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहले पिटीशन फाइल होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये केस पे सुनवाई होनी चाहिए, अगर वो एक्सेप्ट होता है तभी हियरिंग होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर देगा। तो सिंपल सी बिल्कुल क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे तो। ओवरऑल एग्जांपल दी गई है कि अगर जीएसटी ऑफिसर 1,20,000 आपसे डिमांड कर रहा है टैक्स पेयर से, और टैक्स पेयर एग्री कर रहा है कि सिर्फ 40,000 ही सही है, 80,000 तो ये बेबुनियाद मुझसे मांग रहा है, मेरा इतना टैक्स ही नहीं बनता, तो 40,000 को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। पर जब आपको अपील फाइल करनी है तो 80,000 के ऊपर जो भी ये डिस्प्यूट अमाउंट है इसके ऊपर आपको टैक्स 10% एडवांस टैक्स भी पे प्री डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप हैप्पी हो तो अनहैप्पी हो तो आप ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? एक्सप्लेन करने हैं आपको इसके सिग्निफिकेंसेस, ऑल्सो एक्सप्लेन करनी है इसकी प्रोविजंस। गाइस, ये क्वेश्चन 2024 में एग्जाम में आया है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, पहले मैं आपको अपने लफ्जों में समझाने की कोशिश करती हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जब कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, जैसे रॉ मटेरियल, या उसकी प्रोडक्शन के दौरान उसको कई बार ना उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। जब वो मतलब अभी बन रहा होता है ना प्रोडक्ट, जब अभी तैयार हो रहा है, प्रोडक्शन स्टेज में होता है, तभी उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ टैक्सेस वो जो जिस बंदे ने प्रोडक्शन की है उसको पे करने पड़ते हैं। तो जो वो टैक्सेस उस बंदे ने प्रोडक्शन के ऊपर पे किए हैं, तो जब उस वो प्रोडक्ट को सेल करता है, सेल्स टैक्स उसको जब रिसीव होता है, जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हम कस्टमर से कुछ टैक्स रिसीव करते हैं जो हमें आगे गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो वो जो टैक्स हमें रिसीव होता है, तो उस टैक्स को हम क्लेम कर सकते हैं कि एक ही टैक्स को हम गवर्नमेंट को दो दो बार पे ना करें, क्योंकि उसी प्रोडक्ट का टैक्स हमने गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल खरीदते वक्त ऑलरेडी पे कर दिया था। जब हमने रॉ मटेरियल खरीदते वक्त उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया था, तो जब हमें सेल्स टैक्स रिसीव हुआ, जितना हमने पे किया उतना हम उसमें से डिडक्ट करके बाकी का गवर्नमेंट को पे करेंगे। और डिटेल में समझने के लिए इसके आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट ऑफ जीएसटी, जो कि हम किसी भी तरह के गुड्स को पे करने के लिए
परचेज करने के लिए पे करते हैं जीएसटी को किसी भी तरह के गुड्स या सर्विसेज के लिए, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। जैसे ही हम उस प्रोडक्ट की सेल करते हैं, सेल्स करने पे हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स रिसीव होता है, उस टैक्स में से जो हमने टैक्स पे किया था उसको हम एडजस्ट करते हैं। अदर वर्ड्स में समझे, जब एक कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर बंदा है, वो कुछ परचेज करता है अपने बिजनेस के यूज के लिए, पर्सनल यूज नहीं, बिजनेस के यूज के लिए वो कोई चीज परचेज करता है और उसके ऊपर वो जीएसटी पे करता है, और वही सेम जीएसटी अमाउंट फिर वो जब सेल्स करता है आगे प्रोडक्ट की, तो उसको वो जीएसटी कलेक्ट होता है अपने कस्टमर से। पहले उसने जीएसटी पे किया और उसको जीएसटी कलेक्ट हुआ, पर जो कस्टमर से उसने कलेक्ट किया ना, वो उसको आगे गवर्नमेंट को पे करना होगा। पर वो गवर्नमेंट को पे करते वक्त पता क्या बोलेगा कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने जब परचेज किया था तब जीएसटी मैंने पे किया था, तो इतना मैंने पे किया था, जैसे मैंने 5,000 पे कर दिया और कस्टमर से मैंने 7,000 रुपये टैक्स रिसीव किया, तो मैं अपना 5,000 काट के जो मैंने पे किया था 2,000 आगे गवर्नमेंट को पे करूंगी। दैट इज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट। पर ये आपको क्लेम करना पड़ता है, और क्लेम आप तभी कर सकते हो जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि फर्नीचर को बनाता है, जीएसटी जब उसने लकड़ वगैरह खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, उसके ऊपर उसने 5,000 रुपये जीएसटी पे किया। अब उस लकड़ को मतलब उसने जब वैनिश किया, उसके ऊपर सर्विसेज की, तो उसने जीएसटी पे किया 2,000, यानी कि ये दोनों टैक्स उसने प्रोडक्शन के दौरान पे किए, तो टोटल उसने कितना टैक्स पे कर दिया, 7,000 रुपये। अब इस रॉ मटेरियल से उसने कुछ फर्नीचर क्रिएट किया और उस फर्नीचर को सेल करके उसने 15,000 जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया, पर 15,000 उसी फर्नीचर के ऊपर है जिसके ऊपर वो ऑलरेडी 7,000 पे कर चुका है, तो उस 15 में से वो अपना 7 रिकवर करेगा कि भाई 7,000 तो हमने पहले ही गवर्नमेंट को पे कर दिया, अब दोबारा क्यों दें। तो जो बचा हुआ 7,000 है, मतलब 7,000 को वो क्लेम कर लेगा कि 7,000 हम पे कर चुके हैं, 15,000 गवर्नमेंट को देना था, तो मैन्युफैक्चरर क्लेम करेगा कि 7,000 हमने पे कर दिया हुआ है। तो ये जो क्लेम अमाउंट है इसको निकाल के 7,000 उसने पे कर दिया, तो नेक्स्ट जो बच जाएगा 8,000 वो अब गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट को टोटल 15,000 ही गया, मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, अब यही रॉ मटेरियल है, उसी से फाइनल प्रोडक्ट बना है, तो 2 बार तो टैक्स पे नहीं ना कर सकते, 15 और 7 टोटल 21 हो जाता। तो इसी रॉ मटेरियल के ऊपर 7,000 पे हो चुका था, जिसकी वजह से उसको माइनस करके बाकी का 8,000 अब गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। इससे क्या इंश्योर किया जाएगा कि एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ही बार टैक्स पे किया जाए, डबल टैक्सेशन ना हो, ठीक है, क्योंकि उससे पूरी वैल्यू जो है आपके प्रोडक्ट की चेंज हो जाएगी अगर डबल टैक्स होगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या ज़रूरतें क्या हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इससे क्या होता है कि आप कास्केडिंग टैक्स के इफेक्ट को कहीं ना कहीं अवॉइड करते हो, यानी कि एक ही बार जीएसटी अप्लाई होता है फाइनल वैल्यू के ऊपर, बार बार उसको अप्लाई नहीं होने दिया जाता, उसको रोकता है, अवॉइड करता है कि रिपीट टैक्स अप्लाई ना हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। जब बिजनेसेस अपने पे किए हुए टैक्स को क्लेम कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और कॉस्ट का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाता है। थर्ड, प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यूनिफॉर्म क्रेडिट जो सिस्टम है ये अक्रॉस इंडिया में है, और ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स को रिड्यूस करता है और कम्प्लेक्सिटी को कंप्लायंस करता है कि इजीली आपका बिजनेस डू हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, डिजिटलाइजेशन को ये इनकरेज करता है कि डिजिटली वर्क हो। फिफ्थ, स्ट्रेंथ करता है जीएसटी के रिपोर्टिंग सिस्टम को। इनपुट आउटपुट मैचिंग्स इनकरेज, प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है और टैक्स की चोरी से हम लोग बचा पाते हैं। जीएसटी को हर कोई रिपोर्ट करने की कोशिश करता है कि प्रॉपर हमने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी, क्योंकि डिजिटल हो चुका है। और इन्हेंस करता है नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट होगी तो अलाउ करेगी इंडिया के गुड्स और सर्विसेज को कि हम लोग ग्लोबली compete कर पाएंगे, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस क्या है कि कास्केडिंग इफेक्ट जो है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी एक तरह की मेंटेन होती है कि पता होता है कि किसने क्या कलेक्ट किया है। सप्लायर किसी बंदे से कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है, उस सप्लायर ने एक करेक्ट इनवॉइस की डिटेल अपने वहाँ पे अपलोड कर दी, उसने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम बायर्स के लिए अब अवेलेबल हो जाएगा कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, आपका कैश फ्लो बिजनेस का कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा, बिजनेसेस को
बार बार एक ही प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने अवेलेबल क्रेडिट्स को यूज़ कर सकती हैं अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए। फोर्थ, डिजिटल मॉनिटरिंग सपोर्ट होगी सिस्टम कहीं ना कहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम का लिंक किससे है? जीएसटी रिटर्न से। जीएसटी R1, जीएसटी R2B और जीएसटी R3B, गवर्नमेंट इनके थ्रू लीकेज को ईजिली ट्रैक कर सकती है कि अगर किसी बंदे ने कोई फॉल्स क्लेम किया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम गलत कर दिया है जबकि उसका बनता नहीं है, तो डिजिटली गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमें मॉनिटर कर रही है कि क्या कोई बंदा हमारे साथ फ्रॉड ना करे, कोई तरह की लीकेज ना हो। फिफ्थ, एक सीमलेस क्रेडिट चेन बिल्ड होती है, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये एक चेन बिल्ड हो गई। और आईटीसी मेंटेन करता है क्लियर क्रेडिट का फ्लो। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, जैसे कि अगर होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कोई टैक्स पे किया, ठीक है, फिर वो होलसेलर रिटेलर से रिसीव करेगा और रिटेलर होलसेलर उसका आगे जो गवर्नमेंट को पे करने वाला था, जो उसने पे किया उसको कट करके आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। फिर रिटेलर को कस्टमर पे करेगा टैक्स, कस्टमर ने जो पे किया, रिटेलर ने जितना पे किया रिटेलर उतना काट लेगा, बाकी कस्टमर का आगे गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो एक क्लियर क्रेडिट चेन जो है, फ्लो है, वो मेंटेन रहेगा। सिक्स क्या है? बेनिफिट होगा कस्टमर को, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी, फाइनल रिटेल का प्राइस भी उतना गिरेगा और कंज्यूमर्स को उतना ही फायदा होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो? सेक्शन 16 टू CGST एक्ट। अगर आपको आईटीसी को क्लेम करना है तो फॉलोइंग कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले कि जो टैक्स पेयर है उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द GST एक्ट। जिस बंदे की रजिस्ट्रेशन हो रखी है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है। सेकंड, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जिस भी चीज़ के ऊपर आपको क्लेम करना है उसके आपके पास वैलिड बिल्स, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड, गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी रिसीव, वो रिसीव होनी चाहिए। पार्शियली रिसिट्स अलाउ प्रोपोर्शनल क्रेडिट, तो आपके पास गुड्स आपको रिसीव हुए होने चाहिए। रिटर्न होने पे आपका आईटीसी जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्लेम को, ठीक है, तो आपको वो गुड्स रिसीव हुए होने चाहिए। फोर्थ, टैक्स मस्ट बी पे टू गवर्नमेंट, जो सप्लायर है जिसको हमने टैक्स पे किया उसने आगे टैक्स गवर्नमेंट को पे किया होना चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हो। सप्लायर मस्ट अपलोड इनवॉइस एंड पे GST, ठीक है, उसको भी पहले सप्लायर पे करेगा तभी हम उसके ऊपर क्लेम कर सकेंगे। हमारा पे किया हुआ सप्लायर ने पे कर दिया गवर्नमेंट को। फिफ्थ, रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट, रेसिपिएंट मस्ट फाइल GST रिटर्न, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सिक्स्थ, पेमेंट टू सप्लायर, जो सप्लायर को पेमेंट करनी है विद इन 180 डेज। अगर पेमेंट नहीं होती है तो क्रेडिट मस्ट बी रिवर्स हो जाएगा। जो आपका सप्लायर है अगर वो 180 डेज के अंदर गवर्नमेंट को पे नहीं करता तो आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो रिवर्स चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो टाइम लिमिट क्या होती है कि आप कितने टाइम पीरियड के अंदर अपने आईटीसी को क्लेम कर सकते हो? आईटीसी का जो क्लेम है ना वो हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक हो जाना चाहिए, या जिस डेट को आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो GST R9 उस डेट तक, या 30 नवंबर तक, जिसमें भी आपको जो भी डेट आपको पहले आ रही है उस डेट के दौरान आपका जो टैक्स का क्लेम है आप उसको फाइल कर सकते हो कि हमें क्लेम चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी अगर आपको अपने आईटीसी को क्लेम करना है? आपको जो भी आपके सप्लायर ने एक बिल इशू किया होगा, जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो आपको बिल मिलता है, अगर आपको उस बिल के ऊपर आईटीसी क्लेम करना है तो वो टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए, ISD डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, क्रेडिट नोट के रिकॉर्ड्स होने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी के रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके GST पोर्टल में। तो इसके अंदर ब्लॉक क्रेडिट्स क्या है, यानी कि किन चीज़ों के ऊपर आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हो, किन चीज़ों को ब्लॉक किया गया है इस क्लेम के ऊपर। आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आप कोई मोटर व्हीकल जैसे खरीद रहे हो पर वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए, आपको इसके ऊपर क्लेम नहीं मिलेगा। कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आप पर्सनली कंज्यूम करोगे, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके ऊपर भी आप क्लेम नहीं कर सकते। किसी क्लब की आपने मेंबरशिप ली है या कोई फिटनेस सेंटर है, तब भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। कोई ट्रैवल बेनिफिट्स हैं जो एक्सटेंड हो गए हैं एम्प्लॉयज़ को, तो इसके ऊपर भी आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता। और कोई लॉस्ट हुआ है, स्टोलन हुआ है, डैमेज हुआ है, तो इसके ऊपर भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आईटीसी के अंदर ब्लॉक लिस्ट में डाली हुई हैं कि इनके ऊपर आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। ये हो गया यहीं पे क्वेश्चन समाप्त। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि अगेन 2024 में एग्जाम में पूछा गया था। डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्या प्रोविजंस हैं अगर आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है अंडर द जीएसटी एक्ट 2024? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने के लिए किन रूल्स, किन प्रोविजंस को आपको फॉलो करना है। Provisions related to filing of return under GST Act
सबसे पहले जीएसटी की इंट्रोडक्शन देखते हैं। जीएसटी एक टैक्स का सिस्टम है जहाँ पे हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को अपने बिजनेस की रिपोर्ट करनी होती है कि क्या उनके बिजनेस में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इन रिपोर्ट्स को डिटेल में आपको रिपोर्ट करना होता है। जीएसटी लो रिक्वायर मतलब जीएसटी में ज़रूरी होता है कि आपको अपने रिटर्न्स को फाइल करना है। और रिटर्न अंडर जीएसटी का मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट या एक रिपोर्ट जो कि आपका पूरा कच्चा चिट्ठा गवर्नमेंट को बताती है कि आपने कितनी सेल की, कितनी परचेज की, कितना आपने टैक्स कलेक्ट किया, कितना आगे आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, कितना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया और कितना फाइनल टैक्स अभी पेएबल है। ठीक है, ऑल रिटर्न्स आर फाइल्ड, सभी के सभी रिटर्न्स आप ऑनलाइन फाइल करते हो थ्रू द जीएसटी पोर्टल। और उसका कच्चा चिट्ठा, उसमें आपका सारा आपके बिजनेस का कच्चा चिट्ठा होता है कि आपने क्या क्या किया। सो रिटर्न्स फाइलिंग अंडर जीएसटी हेल्प करती है गवर्नमेंट की कि वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर पाएँ और स्मूथली ये देख पाएँ कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम जो भी बंदा क्लेम कर रहा है उसको स्मूथली वो कैश फ्लो हो सके। ठीक है, रिटर्न्स को फाइल करने का क्या पर्पस है? दो मेन पर्पस है कि गवर्नमेंट को पता चले कि आप कितनी सेल्स और परचेज कर रहे हो, ताकि आप करेक्टली टैक्स को कैलकुलेट कर पाएँ। थर्ड, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर पाएँ। फोर्थ, ताकि कोई भी तरह के टैक्स की इवेजन ना हो, चोरी ना हो, डबल टैक्स ना अप्लाई हो। फिफ्थ, मेंटेन कर पाओ ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में। सिक्स्थ क्या है कि आप सभी रिकॉर्ड्स को, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके रख पाओ, ऑनलाइन रिकॉर्ड बना पाओ सभी बिजनेस की एक्टिविटीज़ का। अब कौन बंदा जीएसटी की रिटर्न्स को फाइल कर सकता है? अंडर जीएसटी के लो फॉलोइंग पीपल्स इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। कोई नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो रिटर्न को फाइल कर सकता है। कोई कॉम्पोजिशन स्कीम का बंदा है वो भी इस रिटर्न को फाइल कर सकता है। कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो भी रिटर्न को फाइल कर सकता है। कोई नॉन रेजिडेंट है पर टैक्सेबल पर्सन है तो वो भी रिटर्न को फाइल कर सकता है। कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो रिटर्न फाइल कर सकता है। कोई टीडीएस टीसीएस डिडक्टर है वो भी रिटर्न फाइल कर सकता है। और कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर किसी बंदे की ना कोई सेल्स है ना कोई परचेज है पर वो टैक्स पेयर है तो वो भी रिटर्न नील की फाइल कर सकता है। इवन मैं अपना बताऊं तो मैं भी नील की रिटर्न फाइल करती हूँ। ठीक है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबको अपनी रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए। अब अगर बात करें कि रिटर्न्स के टाइप क्या क्या है, किस किस तरह की रिटर्न्स होती हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न्स होती हैं बेस्ड ऑन द कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे टैक्स पेयर कस्टमर्स हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस है। तो जीएसटी R1 फाइल होती है सेल्स के लिए कि आपने कितनी सप्लाईज की हैं। रेगुलर टैक्स पेयर इसको पे करता है और इसको मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे फाइल किया जाता है। जीएसटी R3B इसमें समरी होती है आपकी सेल्स की, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की और आपने कितना टैक्स पे किया। ये रेगुलर टैक्स पेयर अगेन पे करता है, फाइल करता है और इसकी फ्रिक्वेंसी मंथली आपको फाइल करनी होती है। जीएसटी R2A और 2B ये ऑटो जनरेटेड होती है जब आपकी इनवर्ड सप्लाई डिटेल्स होती है जैसे रिसीवर ऑफ गुड्स के थ्रू। ये मंथली आपको व्यू करनी होती है, सिर्फ फाइल नहीं करनी होती। ठीक है, ये ऑटो जनरेट हो जाती है जब आपकी सेल्स और परचेजेस आपस में इंटरेक्ट होती हैं। और उसके बाद जीएसटी R4 रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ये कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए होती है जो कंपोजिशन लेवाई स्कीम में आते हैं, ये एनुअली पे की जाती है। जीएसटी R5 ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के लिए होती है जो नॉन रेजिडेंट है पर टैक्सेबल है, यहाँ पे कुछ अर्निंग्स कर रहे हैं, मंथली फाइल होती है। जीएसटी R6 कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए होती है, मंथली पे की जाती है। जीएसटी R7 कोई टीडीएस डिडक्टर है तो उसके लिए, गवर्नमेंट डिडक्टर तो उसके लिए मंथली ये रिटर्न फाइल की जाती है। जीएसटी R8 ये टीसीएस कलेक्शन वालों के लिए होती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए ये मंथली पे फाइल की जाती है। जीएसटी R9 एनुअल रिटर्न होती है जिसको हर रेगुलर टैक्स पेयर फाइल करता है और ये ईयरली फाइल की जाती है। जीएसटी R9C ये ऑडिट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए होती है। बिजनेस अबव जिनकी एक टर्नओवर की लिमिट होती है, अगर कोई बिजनेस उस टर्नओवर लिमिट से अबव जाता है तो उस केस में उनकी जीएसटी R9C फाइल की जाती है, ये भी ईयरली बेस पे होती है। और एक जीएसटी R10 होती है फाइनल रिटर्न, पर्सन जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाली है उसको एक फाइनल रिटर्न एंड में भरनी होती है, एक ही बार भरनी होती है क्योंकि उसके बाद तो उसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रूल्स या प्रोविजंस क्या है कि अगर आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है तो क्या प्रोविजंस है, क्या रूल है। पहला रूल क्या है कि फाइलिंग जो है वो ऑनलाइन डन होनी चाहिए। ऑल रिटर्न्स जो भी सबमिट की जानी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिकली डन की जानी चाहिए जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी आपको ऑफलाइन अलाउ नहीं करता है या हैंड रिटर्न सबमिशन नहीं अप्लाई करता है। ठीक है, सेकंड, इनवॉइस मैचिंग सिस्टम होना चाहिए। डिटेल्स जो भी हैं आपकी सेलर की जीएसटी R1 की जीएसटी R2B से मैच करनी चाहिए, मतलब सेलर की डिटेल्स परचेज करने वाले की डिटेल से मैच करनी चाहिए, तभी आपका जो जो
ये मैचिंग हो पाएगी। अगर आपके बिल्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। ये चीज़ अगर आपकी मैच कर जाती है तो आप फ़ॉल्स क्लेम के से बच सकते हो कि आप कहीं फ़ॉल्स क्लेम तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। थर्ड, फाइलिंग मैंडेटरी है, यानी कि आपको बिज़नेस में चाहे सेल्स हो या ना हो, आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। इफ़ देयर इज़ नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं है बिज़नेस में, तब भी आपको नील की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फोर्थ, लेट फीस एट अट्रैक्ट्स पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। लेट फाइलिंग अगर आप करते हैं रिटर्न की तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट लगता है। अगर टैक्स पेयर डिले करता है जीएसटी रिटर्न को तो उसके ऊपर कुछ लेट फीस अप्लाई होती हैं। अब मुझे नहीं पता ये फीस की जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, आप एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वैसे मैंने किया है, यही प्राइजेज आए हैं, फिर भी आप क्रॉस चेक अपनी बुक्स वगैरह में ज़रूर कीजिएगा। 50 पर डे अगर लोकल है, सीजीएसटी एसजीएसटी में 25 रुपीज़ जाएंगे, और अगर आपकी नील की रिटर्न है तो 20 रुपीज़ पर डे आपको चार्जेस लगेंगे। इंटरेस्ट 80% लगेगा अगर आपकी टैक्स की पेमेंट डिले हो जाती है। फिफ्थ रूल क्या है, नो रिवीजन ऑफ रिटर्न। जो रिवाइज मतलब कि अगर जैसे एक बार रिटर्न फाइल हो गई ना, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, कोई रिवाइज नहीं कर सकते आप। तो पहले ही सही तरीके से रिटर्न फाइल करो। अगर आपने रिटर्न में कुछ गलती की तो सीधा उसको रिवाइज करने का मौका आपको अगले साल, 1 साल के बाद मिलेगा। अगली रिटर्न में आप करेक्ट कर पाओगे, उसी टाइम उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। जीएसटी रिटर्न्स कैन नॉट बी रिवाइज। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होती है, अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो करेक्शन अगले साल अगली रिटर्न में ही आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्वेंशन फाइलिंग रिटर्न होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी अभी जनवरी की रिटर्न पेंडिंग है तो आप फरवरी की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, सीक्वेंट के वाइज ही आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। सेवंथ, एनुअल रिटर्न रिक्वायरमेंट है। मोस्टली जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उनको GSTR9 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइल करनी होती है। जिनकी एक टर्नओवर की लिमिट होती है उनको GSTR9C फाइल करनी होती है, रिकन्सिलेशन वाले। पर आपको ये फाइल करनी पड़ेगी, एनुअली आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। 8, फाइनल रिटर्न। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी के अंदर आपने खुद को रजिस्टर करवाया था उसको आपने कैंसिल करवा दिया है कि किसी रीज़न की वजह से वो कैंसिल हो गया, तो आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विच इज GSTR10, और वो भी विद इन द 3 मंथ्स टू क्लोज कंप्लायंस। विद 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद अब अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो उसके क्या रोल है, रोल ऑफ रिटर्न फाइलिंग इन जीएसटी सिस्टम। ये इंश्योर करती है कि जो एक्यूरेसी है टैक्स लायबिलिटी की वो बनी रहे, चेक करती है इनपुट टैक्स क्रेडिट्स का कहीं मिसयूज ना हो, गवर्नमेंट की मदद करती है कि वो रेवेन्यू को प्रॉपरली कलेक्ट कर पाए, ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं एक बिल्ड करती है, टैक्स पेयर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करती है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो क्या परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने रिटर्न ही नहीं फाइल की। लेट फी और इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ईवे बिल की फैसिलिटी कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी और आपकी रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली कैंसिल कर दी जाएगी। इसी के साथ क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन, और एक लास्ट क्वेश्चन जिसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर दैट मैं आपको 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर समझाने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफेंसेस अंडर द जीएसटी, व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर दीज ऑफेंसेस। की क्या पेनल्टीज लगेंगी, ऑफेंसेस क्या होते हैं, जुर्म, कि क्या आपने जुर्म किए हैं अंडर द जीएसटी, जैसे जीएसटी को बचाना या चोरी करना टैक्स की, बहुत सारे तरह के क्राइम्स आप करते हो, ठीक है, और उसके ऊपर आपको क्या पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट मिलेगी, क्या सजा मिलेगी, वो बतानी है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द जीएसटी टू मेक द जीएसटी सिस्टम फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम फ्रॉड। जीएसटी एक्ट में बहुत सारे रूल्स होते हैं रिलेटेड टू कि किस तरह के जुर्म के ऊपर किस तरह की पेनल्टी अप्लाई की जाएगी। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि जो टैक्स पेयर है वो जीएसटी के सभी रूल्स को ऑनेस्टली फॉलो करे, कोई भी तरह का रूल्स का मिसयूज ना करे। ऑफेंसेस अंडर द जीएसटी मीन्स है कि कोई भी तरह का एक्ट या ओमिशन जो कि हमारे रूल्स को वायलेट करेगा, ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप डिस्करेज करते हो इस तरह की एक्टिविटी को तो जीएसटी एक्ट प्रोवाइड करता है आपको मॉनेटरी पेनल्टीज, मतलब मनी जैसे फाइन लगा देना, ठीक है, प्रोसिक्यूशन या सीरियस केसेस में आपको जेल की सजा भी दी जा सकती है। सो ऑफेंसेस कौन कौन से आते हैं जीएसटी के अंदर, तो ऑफेंसेस यहाँ पे कवर किए गए हैं रिलेटेड टू सेक्शन 122 टू सेक्शन 138 के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं वो बताए गए हैं। तो पहले तो मैं आपको ऑफेंसेस का मतलब अच्छे से समझा देती हूँ। एन ऑफेंस वो होते हैं जो एक अनलॉफुल एक्ट है, जो कानून की नज़र में गलत है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कानून के
उल्लंघना कर रहे हो, कानून का पालन नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप उनके रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। एग्जाम्पल्स दिए जैसे कि आप प्रॉपर जीएसटी पे नहीं कर रहे हो, आप गलत टैक्स को क्लेम करी जा रहे हो, अपने गलत फेक बिल्स को प्रेजेंट कर रहे हो, या टैक्स को कलेक्ट कर रहे हो पर उसको आगे डिपॉजिट नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को। सो जब कोई टैक्स पेयर इस तरह के क्राइम्स को कमिट करता है, रूल्स को वायलेट करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के कुछ ऑफेंसेस हैं जो जीएसटी के अंदर टैक्स पेयर करते हैं। मोस्टली 21 मेजर ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहला ऑफेंस है ऑफेंस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। जैसे कि अगर आपका जो बिजनेस की टर्नओवर है वो एक रिक्वायर लिमिट से अप आ गई है और अब आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, पर आप खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे हो जबकि वो होना चाहिए। ठीक है, आप दूसरे बंदे का जीएसटी नंबर यूज कर रहे हो, आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। 3 ऑफेंसेस ये हो गए। सेकंड ऑफेंस क्या है? रिलेटेड टू इनवॉइसेस। जैसे कि आप इश्यू कर रहे हो इनवॉइसेस को बिना किसी सप्लाई के, मतलब गुड्स और सर्विसेज की कोई सप्लाई नहीं हुई, फेक इनवॉइसेस को इशू किए जा रहे हो, इशू कर रहे हो इनकरेक्ट इनवॉइसेस या बिल्स को, आप फेक और इनवैलिड इनवॉइसेस को क्लेम करे जा रहे हो कि मुझे टैक्स क्रेडिट क्लेम चाहिए, कि आपने फेक बिल्स को शो कर दिया। तो इन केसेस में ये सारे ऑफेंस जुर्म कर रहे हो। थर्ड ऑफेंसेस किस तरह के? ऑफेंसेस रिलेटेड टू टैक्स पेमेंट और रिटर्न, नॉट फाइलिंग रिटर्न इंटेंशनली। आप रिटर्न्स को फाइल नहीं कर रहे हो, जीएसटी को कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर से पर आगे गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, अंडर रिपोर्टिंग सेल्स हैं और हाइड कर रहे हो अपनी सप्लाईज को ताकि आपको ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। नेक्स्ट ऑफेंसेस किस तरह के हैं? रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप गलत टैक्स क्लेम करे जा रहे हो विदाउट रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज। आपको कोई गुड्स रिसीव नहीं हुए, आप गलत बिल्स को इशू करके गलत क्लेम करे जा रहे हो कि मुझे टैक्स क्रेडिट क्लेम दो। आप आईटीसी को क्लेम कर रहे हो ब्लॉक्ड और इन एलिजिबल आइटम्स के ऊपर। जो आइटम्स एलिजिबल इनएलिजिबल हैं, ब्लॉक्ड हैं, यानी कि हमने ऊपर देखा था ना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ आइटम्स जो हैं ब्लॉक कर दी गई हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ आप पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हो, है ना, जैसे कोई अगर आपको लॉस हो जाता है किसी भी तरह का, तो कुछ आइटम्स वहाँ पे ब्लॉक की गई थी, उनके ऊपर आप क्लेम फाइल करे जा रहे हो। फ्रॉड रिफंड क्लेम करी जा रहे हो। उसके बाद ऑफेंस रिलेटेड टू कोई स्टॉक, ट्रांसपोर्ट या डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लाइक ई वे बिल। प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसके बावजूद आप ट्रांसपोर्ट करे जा रहे हो गुड्स को, सप्लाई करे जा रहे हो गुड्स को बिना जीएसटी को पे किए हुए। डिस्ट्रॉय और हाइडिंग रिकॉर्ड्स इंटेंशनली, ताकि आप टैक्स को पे ना करना पड़े आपको, आप उन रिकॉर्ड्स को ही डिस्ट्रॉय करे जा रहे हो या छुपा रहे हो ताकि आप टैक्स कम से कम पे कर पाओ। उसके बाद ऑफेंस रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिशियल्स, स्टॉपिंग अ जीएसटी ऑफिसर, कि उसको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से रोकना किसी जीएसटी ऑफिसर को। ठीक है, उसको गलत इन्फॉर्मेशन देना, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा देना किसी ऑफिशियल बंदे को कि कोई आपकी इंक्वायरी करने आया, जैसे जी टैक्स ऑफिसर्स की रेड ही पड़ती है कई बार, तो आप उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उनको रोक रहे हो उनका काम करने से, ये भी एक ऑफेंस है। उसके बाद ऑफेंस रिलेटेड टू ई कॉमर्स एंड अदर, अगर आप फेलियर हो जाते हो ऑफ एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ताकि आप उनसे टीसीएस कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, टेम्परिंग डिजिटल रिकॉर्ड्स, या फेल हो गए हो आप अपने बुक्स को मेंटेन करने में, फेलियर टू फर्निश रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, जो भी रिक्वायर इन्फॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट करने में फेल हो गए हो, तो इसके ये सारे के सारे क्या थे? ऑफेंसेस, यानी कि जुर्म थे। अब इनके ऊपर आपको पेनल्टीज क्या लग सकती हैं? पेनल्टीज 2 तरह की होती हैं, या तो आपको मॉनेटरी पेनल्टी लगेंगी, यानी कि कुछ आपको फाइन का अमाउंट पे करना पड़ेगा, या आपको जेल की सजा हो सकती है कुछ सीरियस केसेस में। तो पेनल्टी, अगर तो कोई आपका नॉर्मल जुर्म है जैसे कि सेक्शन 122 के तहत अगर कोई पर्सन नॉर्मल क्राइम कमिट करता है, जो हमने ऊपर 21 ऑफेंसेस देखे, तो पेनल्टी होगी 10,000, या जितने टैक्स की आपने चोरी की है उसके में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर आपने टैक्स की चोरी की है 5,000 की और पेनल्टी है 10,000 की, जो अमाउंट है, दोनों में से हायर कौन सा है? 5,000 या 10,000? तो 10,000 के ऊपर आपको अप्लाई होगा। और अगर आपने टैक्स की चोरी की है 50,000 की, पर वहाँ पे अमाउंट अप्लाई किया होना था पेनल्टी का 10,000, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो आपको 50,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, विच एवर इज हायर, वही पेनल्टी आप पे करेंगे। ठीक है, पर माइनर मिस्टेक्स अगर कोई हुई है तो उनके लिए क्या पेनल्टी होगी? अगर कोई मिस्टेक है जो कि इंटेंशनल नहीं है पर उसके ऊपर आपको पेनल्टी तो पे करनी पड़ेगी, विच इज अप टू 25,000। स्मॉल क्लरिकल एरर्स या कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने में कोई भी मिस्टेक हुई है तो 25,000 के नियर उसकी पेनल्टी है। उसके बाद अगर आप कोई इनवॉइस को इशू करने में फेल हो गए हो, उसके ऊपर पेनल्टी है 10,000, या जितना टैक्स का अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, विच एवर इज हायर, उसको आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो उसके ऊपर हमें ये पे करना पड़ेगा लेट फीस और पेनल्टी, जो मैंने आपको ऊपर भी है तो पढ़ाया था। पेनल्टी अगर आप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हो, ये कितना आपको पेनल्टी लगेगी? जितना आपने गलत टैक्स क्लेम किया है प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट। पेनल्टी अगर आप ई वे बिल को वायलेट करते हो तो गुड्स में भी सीज, आपका जो सामान है उसको सीज किया जा सकता है और उसके ऊपर एक
पेनल्टी भी लग सकती है। 10,000 या 100% जितना भी उसके अंदर ई-वे बिल में जो भी टैक्स का अमाउंट है 100% वो, या 10,000 विच एवर इज हायर, वो आपको पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद पेनल्टी फॉर कलेक्टिंग जीएसटी, मतलब कस्टमर से तो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, आगे गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, तो अमाउंट कलेक्टेड बट पे मस्ट बी पे विद द इंटरेस्ट। जो आपने अमाउंट कलेक्ट किया ना, अब आपको उसको इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पेनल्टी का मतलब क्या होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, जितना आपने अमाउंट कलेक्ट किया है उसको उतना ही अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, बट विद इंटरेस्ट। ठीक है। फिफ्थ, प्रोसिक्यूशन एंड जेल इम्प्रिजनमेंट कब होगी? अगर आपने कोई सीरियस फ्रॉड केस किया है तब आपको जेल की सजा मिल सकती है। तो जेल की सजा में क्या हो सकता है? टैक्स एवेजन क्या हो सकता है? 1 से 2 करोड़ के अमाउंट तक की आपने अगर चोरी की है तो आपको 1 साल की जेल की सजा हो सकती है और साथ में फाइन पे करना पड़ सकता है। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की आपने चोरी की है तो 3 साल की सजा और प्लस फाइन हो सकता है। और अगर आपने 5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स की चोरी की है तो आपको 5 साल की सजा प्लस फाइन पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप कंपाउंडिंग कर दोगे ऑफेंस की, सम केसेस में इंस्टीड ऑफ गोइंग टू कोर्ट, जो टैक्स पेयर है वो अपनी फीस को पे कर देते हैं, कंपाउंडिंग फी पे कर देते हैं और केस को बाहर ही खत्म कर देते हैं। इससे क्या होता है कि लीगल प्रोसीजर की कॉस्ट कहीं ना कहीं बच जाती है। ठीक है। पर कंपाउंडिंग कब कब अलाउड होती है? जब आपके फेक इनवॉइसेस इशू ना किए हों, किसी ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट ना किया हो, या किसी ऑफेंस को रिपीट ना किया हो। अगर आपके ये 3 केसेस नहीं है तो आप बाहर भी कंपाउंडिंग कर सकती हो। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है पैनल सिस्टम की? ये डिसिप्लिन को इनकरेज करता है, कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी को कम करता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बचाता है, फेयर बिजनेस के कंपटीशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है और ट्रांसपेरेंसी को कहीं ना कहीं देखता है कि ट्रांसपेरेंट रहे। और इसी के साथ ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे गाइस खत्म हो जाते हैं। पर अभी आप लोग जाइएगा नहीं, अब बात करते हैं कि जो जीएसटी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग पहले तो जो पिछले साल 2024 में क्वेश्चन पेपर आया उसकी बात करते हैं। उसके बाद 2024, 2023 और 2022 तीनों सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जीएसटी 2024 में अगर आप सेक्शन बी की बात करेंगे, जो कि हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है इसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, और इन चारों में से जो 3 क्वेश्चन है, यानी कि एक्सप्लेन इन डिटेल प्रोसीजर जो रजिस्ट्रेशन का है, शॉर्टकमिंग्स जो है, और ये थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द पावर ऑफ ऑफिसर। तो तीनों क्वेश्चंस देखिए कितने सालों से रिपीट हो रहे हैं। ये 2024 में आया, 2021, 2, 2024, ये 2023 और 2024, ये 2021, 2, 3, 4 कितने सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये तीनों ही करने हैं, पर ये तीनों क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? तीनों क्वेश्चन के सोल्यूशंस कहाँ मिलेंगे? चैनल पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाना है आपने, सिंपल चैनल पे विजिट करने के बाद जो मैंने आपको बीकॉम थर्ड सेम की प्लेलिस्ट दिखाई, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे आपको जीएसटी की वीडियो, जो ये दोनों वीडियोस मैंने पिछले साल ही अपलोड की हैं, इन दोनों वीडियोस के अंदर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब बातें ध्यान से सुनना, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी बताने वाली हूँ। ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, ये वाले क्वेश्चन। अब आई होप 2024 में क्या पेपर में क्वेश्चन आए यूनिट 1 में क्लियर है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन की। यूनिट 2 के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें पहले कभी भी अपनी वीडियोज़ में कवर नहीं किए, क्योंकि ये पहली बार आए थे। क्यों हमने कवर नहीं किए? अभी हमने जो चारों क्वेश्चन समझे हैं वो यही चारों क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाए ना कि 2024 के जो मैंने पहले वीडियोस में कवर नहीं करवाए, वो यही चारों क्वेश्चन है। पर अब देखा ये जाए कि ये क्वेश्चन सिर्फ 2024 में आए हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन 2023 में नहीं आया, इनमें से एक भी क्वेश्चन 2022 में, 2021 में कभी नहीं आया। ठीक है। ये सिर्फ 2024 में आए थे। अब जो ये वीडियो मैंने आपको यहाँ पे बताई यूनिट 2 की, इसके अंदर वो क्वेश्चंस हैं जो 2023 में भी पेपर में आए थे, 2022 में भी आए थे, 2021 में भी आए थे, यानी कि जो रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन में यूनिट 2 थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आया था, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने किए हुए थे, चैप्टर्स किए हुए थे, बट इस तरह डिटेल में नहीं किए थे। जो अभी ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन समझाए उस तरह से नहीं किए थे। ठीक है। ये हो गया 2024 का सेक्शन यूनिट 2। और सेक्शन ए के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। जीएसटी का मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है। ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आप कर लीजिएगा। अब हम एक बार ना वापस यूनिट 1 पे आ जाते हैं। अब मैं आपको न्यू सिलेबस दिखाती हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है ना, उस पर एक नज़र डालिएगा ज़रा।
सबसे पहले अगर आप यूनिट 2 में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अंडर द जीएसटी, ये आपका यूनिट 2 में चला गया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और हमने जो यूनिट 1 अभी क्वेश्चन देखे, तो पिछले साल ये क्वेश्चन यूनिट 1 में आया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इसका सिलेबस चेंज करके इसको यूनिट 2 में कर दिया गया है, ऊपर नीचे किया गया है सिलेबस को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज वाला तो हमने अभी क्वेश्चन किया, मैंने आपको करवाया, ठीक है। रिटर्न्स और रिफंड्स वाला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले देखिए जो शॉर्टकमिंग्स है प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर की हमने अभी की, ये देख लेते हैं कि कौन से यूनिट में चला गया है, ठीक है। ये तो यूनिट 1 में ही है, देखिए अर्लियर एंड जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर, जो हमने जीएसटी का मीनिंग, उसके फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंस, डिसइम्पॉर्टेंस सब कुछ की, ठीक है। उसके बाद हमने इसके क्या क्या किया, अभी क्वेश्चन देखा यहाँ पे, पावर्स ऑफ ऑफिसर अंडर द जीएसटी एक्ट। पावर्स क्या है किसी ऑफिसर की अंडर द जीएसटी एक्ट, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा पावर वाला क्वेश्चन है, ये भी यूनिट 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। गाइस देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो कहीं ना कहीं वही है, थोड़े बहुत मैं कहती हूँ कि सिलेबस में चेंज हुआ है तो हो सकता है, क्योंकि जब तक एक आधा क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। पर जैसे ही मैंने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया, जैसे कि अगर ये हम देख रहे हैं अभी पीपीटी, ये क्वेश्चन 4 हैं, पिछले चारों सालों से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें से तो हमें दिख ही रहे हैं, और 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपके यूनिट 2 में चले गए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन वाला, उसकी पावर्स वाला, ठीक है। अब यूनिट 1 में आपके पास क्या क्वेश्चन बचता है, अर्लियर टैक्सेबल सिस्टम। उसके बाद इनमें से क्या क्वेश्चन आपके यूनिट 1 के हो सकते हैं, आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। उसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं, इसके अंदर है अपील वाला क्वेश्चन। यूनिट 2 में अपील वाला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, अपील वाला क्वेश्चन हमने किया, ये आप लोगों के पास न्यू बुक्स होंगी, उसके अंदर आपको हर चैप्टर के ना अंदर डिटेल टॉपिक्स गिवन होंगे, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से अपील वाला अभी भी यूनिट 2 के अंदर ही आएगा, इन्हीं के अंडर होगा, पर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि अपील वाला टॉपिक आपका है, तो देख लीजिएगा, अगर सिलेबस में है तभी उसको कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। अपील वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये वाला तो आपका यूनिट 2 में यहाँ पे दिख ही रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यूनिट 2 में है। मोस्ट प्रोबेबली जो हमने क्वेश्चन किए सारे यूनिट 2 में खींच के चले आए हैं। अब यूनिट 1 में क्वेश्चंस में आपको आ सकती है दिक्कत, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या किया हमने। प्रोविजंस रिलेटिंग टू की अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो जीएसटी के, ये क्वेश्चन आई थिंक यूनिट 1 में आ सकता है आपको, कि जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो तो उसकी क्या प्रोविजंस हो सकती हैं, ये यूनिट 1 का क्वेश्चन हो सकता है। और आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन हमने किया ऑफेंसेस, ये भी यूनिट 2 का है। मोस्टली यूनिट 2 के तो हमारे सारे क्वेश्चन फिर तो हो गए, है ना, यूनिट 2 के हो गए। पर यूनिट 1 के ये जो टॉपिक्स हैं, यूनिट 1 का हमने क्या किया, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जीएसटी फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चंस, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी लॉ, ये क्वेश्चंस तो हमें पिछले सालों में कहीं आए ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको शायद करने पड़ेंगे, पर इनमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये हम आइडिया नहीं लगा सकते। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बातें ध्यान से सुनिएगा। यूनिट 2 आपका पूरा क्लियर है, यूनिट 1 आपका पूरा क्लियर है, पर ये जो टॉपिक्स है ना, अब जब तक एक क्वेश्चन पेपर आपका आता नहीं है, हम भी इतना एनालिसिस नहीं कर सकते कि इसमें से क्या क्या वो पेपर में डाल सकते हैं। पर इसमें एनालिसिस क्या कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स के सिंपल आप लोग मीनिंग समझ के जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको चैनल पे एक वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, दोनों जो यूनिट 1 के टॉपिक्स है ना, उनके लिए आपको क्या करना है, सिंपल चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, सबसे ना नीचे स्क्रॉल करना है, प्लेलिस्ट में सबसे नीचे चले जाना है, रुकना नहीं है कोई भी प्लेलिस्ट पे, ठीक है। सबसे नीचे जाते ही ना लास्ट सेकंड प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जीएसटी की। ये प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है पर काफ़ी पुरानी है, थोड़ी वीडियो क्वालिटी भी हो सकता है, मैं कहती हूँ कि अच्छी ना हो, पर 480 तक की क्वालिटी है, पर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि लिवाई एंड कलेक्शन ही है, ये पहले सिलेबस में था, ठीक है। लिवाई एंड कलेक्शन तो पेपर में नहीं आया, पर अगर आप अभी का सिलेबस देखेंगे तो लिवाई एंड कलेक्शन आपको यहीं पे दिख जाएगा कि लिवाई एंड कलेक्शन आपका टॉपिक करना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर हम अभी के हिसाब से यूनिट 1 में से क्वेश्चन देखें तो उसमें से सिर्फ चैप्टर 1 निकल रहा है हमारा, जो कि अंडरस्टैंडिंग जीएसटी। इसमें से ज़्यादा एक क्वेश्चन डाल देंगे, बाकी का एक क्वेश्चन तो आपको इन दोनों में से कहीं से तो निकालना पड़ेगा। तो अब भाई हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि पेपर में क्या आने वाला है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा बहुत इन्होंने ऊपर नीचे किया है, ठीक है। तो ये अगर आप प्लेलिस्ट एक बार अच्छे से देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, जीएसटी का लिवाई एंड कलेक्शन, पुरानी वीडियो है पर टॉपिक पूरी क्लियर करेगा, ठीक है, टॉपिक की क्लैरिटी देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ ऑफिसर्स, ये मैंने न्यू वीडियोस में भी करवाया, वहाँ से देख लीजिएगा। फॉरवर्ड चार्ज और जो आपका ये टॉपिक है रिवर्स चार्ज, ये आई थिंक नहीं है,
तो आपको ना टॉपिक्स देख लेने हैं जो जो आपको सिलेबस में लिखे हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ से करना है कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस क्या है, कंपोजिशन लिवाई का, ठीक है। यहाँ पे एक आपको वीडियो मिल जाएगी, कंपोजिशन लिवाई के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में कि कंपोजिशन लिवाई स्कीम क्या है आपकी, ठीक है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पेपर में आता है कंपोजिशन लिवाइस की, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये तो हमने करवा दिया आपको न्यू टैक्स रिज्म, जीएसटी का ये लिवाई एंड कलेक्शन वाले के 21 है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। ऑफेंस और फिनैलिटी भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो जो वीडियोस आपको लगे कि टॉपिक सिलेबस में लिखा है पर न्यू वीडियोस में कवर अप नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा। और ये आप चीज़ ना लास्ट मिनट पेपर पे नहीं कर सकते, तो कृपया करके थोड़ा पहले वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग वीडियोस के क्वेश्चंस को देख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। उसके बाद रिफंड का क्वेश्चन, रिटर्न्स का क्वेश्चन, कौन पर्सन लायबल है कि खुद को रजिस्टर कर सकता है, कैसे आप जीएसटी की रिटर्न को फाइल कर सकते हो, पेमेंट क्या करनी पड़ेगी, सेक्शन 22 कौन बंदा लायबल है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी आपके सिलेबस में मैंने देखा था अभी, यहाँ पे आइए देखिए। तो कुछ भी पेपर में डाल सकते हैं, जो टॉपिक्स वहाँ नहीं है आप एक बार यहाँ से देख के ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक सिलेबस में दिख रहा है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा मेरी पुरानी प्लेलिस्ट में, क्योंकि टॉपिक की क्लैरिटी होगी तो आप कुछ लिख आएंगे पेपर में, ठीक है। तो इतना ही मैं कहूँगी कि एक आपका ये मैंने करवा रही हूँ लिवाई एंड कलेक्शन, कंपोजिशन वाले टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको मेरी प्लेलिस्ट में। उसके बाद आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी एसजीएसटी इनके ऊपर टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो न्यू सिलेबस के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ के मत जाइएगा। और अगर आपको, क्योंकि अभी अज्यूम करना कि पेपर कैसा आएगा, जीएसटी में चेंजेस हुए हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। चैप्टर सारे यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट थे वो यूनिट 2 में फेंक दिए हैं। यूनिट 2 में पहले से ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भरे पड़े थे, अब ऊपर वाले भी नीचे फेंक दिए, तो यूनिट 1 में पेपर में क्या आएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो कृपया करके थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा इसके पेपर को, यही कहना चाहूँगी। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है कि क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चन पेपर है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या बनते हैं और आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। और यहीं पे वीडियो करते हैं गाइस समाप्त। आई होप आपको सभी डाउट्स क्लियर हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आपको हमारी इंस्टा की आईडी हमारी स्क्रीन पे ही मिल जाएगी, चाहे तो आपको हमारी इंस्टा की आईडी हमारी स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी वीडियो प्ले करने में प्रॉब्लम आए, जॉइन द सब्सक्रिप्शन, आपकी वीडियोज ईजिली प्ले हो जाएंगी। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर है। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।